This is a fraud on the American public. Keep the faith, guys. We're going to win this. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अमरीकी सदारती इंतखाब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इस मरतबा चूंकि एक कंट्रोवर्सी आ गई है नताइज के अंदर, इस वजह से ज्यादा पूरी दुनिया की अटेंशन अमरीकी इंतखाबात की तरफ है और कौन होगा अगले 4 साल के लिए व्हाइट हाउस का मकीन। गिनती जारी है और बड़ा टफ कंपटीशन है जो बाइडेन और सदर ट्रंप के दरमियान। और कुल जो 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने हैं 538 में से, उसमें से अब तक के जो नताइज सामने आ चुके हैं उनमें जो बाइडेन को 238 वोट हासिल हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 213 वोट्स हैं। क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन कुछ रियासतें हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा करना है, जिनमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन और इसके साथ साथ जो पेंसिल्वेनिया की जो रियासत है, यहाँ के जो नताइज हैं वो बिल्कुल पूरा पासा पलट देगी नताइज का। लेकिन फिल वक्त जो है अब तक के जो ट्रेंड्स हैं, जो नताइज हैं, वो जो बाइडेन को सूट कर रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी विक्ट्री का ऐलान तो कर दिया प्रीमेच्योरली, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिलखुसूस जो पोस्टल बैलेट है उस पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा एतराज है और जो पोस्टल बैलेट है इसमें ज्यादा जो फायदा है वो जो बाइडेन को हो रहा है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब काफी टाइम लग सकता है और 2000 के इलेक्शन की तरह ये इलेक्शन भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ही डिसाइड हो, क्योंकि 2000 में भी इसी तरह का तनाज़ा बन गया था और उस वक्त अल गोर जो है उनका और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन था। फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं वो फातेह करार पाए थे और आज पूरे 20 साल के बाद उसी तरह की सूरत हाल अमेरिका के इंतखाबात में नजर आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हम धांधली के इंतखाबात, धांधली के इल्ज़ामात देखते हैं इंतखाबात के अंदर, लेकिन इस अमेरिका के अंदर भी इसी तरह का शोर उठ रहा है, उसी तरह के तनाज़ात अमेरिका के अंदर भी आ रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत के अंदर आप देखते रहे हैं माजी में। क्या ये ग्लोबल ट्रेंड जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वो चेंज हो रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम ये तब्दीली अमेरिकी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी अमेरिका का सदर मुंतखब होता है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन, पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेट्स की हुकूमत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी या फिर रिपब्लिकन्स की यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ज्यादा हमारे लिए सूदमंद साबित होगी। थोड़ा सा माजी पर भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन बिलखुसूस कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप 3 मरतबा सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, जबकि जो बाइडेन की भी इंतखाबी मुहिम के दौरान वो अपनी तकारीर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आवाज उठा चुके हैं। तो हमारे लिए कौन सा सदर सूदमंद साबित हो सकता है, ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अशरफ जहांगीर काजी साहब ने, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। हमें ज्वाइन किया जनरल डायरेक्टर अमजद शुएब साहब ने, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। हुमा मकाई साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है माहिर अमूर खारजा की, और आगे चल के प्रोग्राम में हम हिना रब्बानी खर साहबा का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे, साबिक़ वज़ीर खारजा, और अपडेट लेंगे हम वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब से, डॉन के रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर साफ़ी हैं अमेरिका से, वो रिपोर्ट करते हैं तमाम तर जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर होती हैं। इलेक्शन के हवाले से जो कंट्रोवर्सी बनी है उनसे अपडेट लेंगे। पहले हम चलते हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब की तरफ। सर, आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फातिहाना स्पीच कर दी गई कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन के अमल पे, गिनती के अमल पे सवाल भी उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया। वो क्या कह रहे थे जरा सुन लें पहले, मैं इस पर फिर आपका तफसीर देता हूँ। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. And all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? जबकि दूसरी जानिब जो बाइडेन जो है वो हमें काफ़ी मुतमिन दिखाई दिए, काफ़ी इत्मीनान उनके चेहरे पर नजर आया। उनकी तकरीर के अंदर भी वो कह रहे थे हम जहां हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उनका क्या मौक़िफ़ था, जरा ये भी सुन लें। It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. अशरफ जहांगीर काजी साहब, ये जो तनाज़ा अमरीकी इंतखाबात के अंदर बना, पहली मरतबा हम देख रहे हैं 20 साल के बाद वहाँ पे शायद ये इलेक्शन भी जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड हो, ये ट्रंप फैक्टर है या फिर
कोई और वजह आपको लग रही है कि ग्लोबल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके ट्रेंड चेंज हो रहे हैं कि अमेरिकी इलेक्शन भी पाकिस्तान के इंतखाबात की तरह मुतनाज़ होता जा रहा है? ये तो मुतनाज़ा बन चुका है और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मुनाफिकत की वजह से है। उन्हें बखूबी मालूम है कि इस साल जो मेल इन वोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में वो आए हैं और 2016 के जो टोटल वोट्स थे उससे ज़्यादा तो मेल इन वोट्स आए हैं इस इलेक्शन के लिए। तो तज्ज़ियाकारों ने पहले ही से कह दिया और उनको बखूबी मालूम है कि शुरू में जो काउंट होते हैं वो डायरेक्ट जो वोट्स कास्ट होते हैं आज के दिन पे। आज के दिन पे जो कास्ट हुए हैं वोट्स ज्यादातर वो रिपब्लिकन वोट्स थे बहुत सारे स्टेट्स में। तो इसलिए शुरू में उनके नंबर बहुत ऊंचे जा रहे थे लेकिन जब ये जो वोट्स काउंट होने शुरू हुए और ये बड़े स्लो काउंट होते हैं क्योंकि ये तो बाय हैंड काउंट हो रहे हैं ये जो मेल इन वोट्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू वोट यानी कि डेमोक्रेट्स के वोट बढ़ने लगे हैं और अब जिस तरह आपने फरमाया है 4 या 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो की स्टेट्स हैं बहुत क्लोज हैं, कोई भी जीत सकता है। रिपब्लिकन भी जीत सकता है, ट्रंप भी जीत सकता है और बाइडेन या डेमोक्रेट्स वो भी जीत सकते हैं। ये जिस तरह आपने कहा अगर वो मिशिगन, एरिज़ोना और विस्कॉन्सिन अगर ये 3 के 3 बाइडेन के हक में जाते हैं और उनका एक नैरो लीड है और पेंसिल्वेनिया का तो लीड काफी ज्यादा वो ट्रंप के हक में है लेकिन बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक वोट्स मेल इन जो हुए हैं वो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं। तो ये घबरा गए ट्रंप कि हो मेरा लीड शायद खत्म हो जाए, पेंसिल्वेनिया में मैं हार जाऊं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अगरचे उन्होंने पहले कहा मैं दौराने इलेक्शंस में बात नहीं करूंगा, इलेक्शन को खत्म होने के बाद मैं अपने कमेंट्स करूंगा, लेकिन ये इतने घबरा गए हैं कि ये अपने ही खिलाफ वादा उन्होंने बात की है कि ये फ्रॉड है और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा ताकि मतलब ये काम स्टॉप हो जाए। बिल्कुल जिस तरह कुछ बनेगा सुप्रीम कोर्ट तो जवाब तक नहीं देगा इसके मतलब इस मुतालबे, क्योंकि एक खास प्रोसेस है अमेरिका में। अगर आपकी शिकायत है तो रिकाउंट आप मांग सकते हैं अगर 1% से ज्यादा किसी कम फर्क हो और फिर रिकाउंट के बाद आप स्टेट कोर्ट्स जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात आती है बहुत देर के बाद आती है तो नौबत सुप्रीम कोर्ट तक हो सकता है कि वहां तक जाए, लेकिन आइन मुमकिन है कि ये इलेक्शंस जो है फ्राइडे तक इसका हतमी फैसला आ जाएगा। ठीक, अच्छा जो जिस तरफ निशानदेही की अशरफ जहांगीर काजी साहब ने कुछ स्टेट्स की जहां पे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ नताइज रखता हूं। इस वक्त जो एक टफ कंपटीशन है कुछ स्टेट्स के अंदर, बहुत नैरो कंपटीशन है। जिस तरह से मैं मिसाल दूं कि जिन स्टेट्स के अभी नताइज आने हैं उसमें आप देख लें नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, ये इस वक्त जा रहा है डेमोक्रेट्स के, यानी जो बाइडन को यहाँ पर बढ़तरी हासिल है और 49% जो बाइडन के हैं, 48% जहाँ पे ट्रंप के हैं। तो ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पे जो बाइडन जीत जाए, चूँकि माजी में भी ये डेमोक्रेट्स का ही रहा है। इसके अलावा आप अगर चले जाए विस्कॉन्सिन पे, तो विस्कॉन्सिन के जब हम देखते हैं नाजरीन तो यहाँ पे इसके 10 इलेक्ट्रल वोट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेट है और यहाँ पर जो बाइडन के 49.6 वोट हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 49.9। यहाँ पे सिर्फ जो है अगर देखा जाए तो 21,000 वोट जो है इनकी बढ़तरी हासिल है जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है मिशिगन, ये स्टेट भी जीतनी है हर सूरत में। जो बाइडन को अगर उन्हें सदर बनना है अमेरिका का, ये स्टेट का जीतना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रल वोट्स हैं और यहाँ पे जो बाइडन को बढ़तरी हासिल हो चुकी है उनके हैं 25,18,000 वोट हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 25,000 वोट हैं। और कुछ देर पहले ये जो बात हो रही थी कि यहाँ पे वोट तेजी से चेंज हो रहा है ट्रेंड, कुछ देर यानी 1 घंटा पहले के जब मैंने नताइज यहाँ पर देखे थे तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे बढ़तरी हासिल थी तकरीबन 25,000 वोटों की। अब यहाँ पर इसी यानी मिशिगन के अंदर ही जो बाइडन को बढ़तरी हासिल हो चुकी है तकरीबन 18,000 वोट्स की। ये एकदम से चेंज हो रही हैं चीज़ें जो बाइडन के हक में आए हैं। अब ये वोट्स काउंट हो रहे हैं जो कि मेल इन वोट्स थे जो कि लोगों ने पोस्टल सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे भिजवाए। तो इन स्टेट्स में, इन तीनों स्टेट्स को अगर जीत जाते हैं जो बाइडन, तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का
बिल्कुल उनकी फतह मुश्किल है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन को जीत जाते हैं, और अलास्का तो उनके फेवर में जा रही है वैसे भी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बहुत बेहतर हो सकती है। अनवर इकबाल साहब, ये जो तनाज़ा शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, वो कह रहे हैं मैं नताइज को नहीं मानूंगा, ये मामला कहां तक जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो उनकी तरफ से एतराज है, शोर है, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा उन्हें? आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। जी अनवर इकबाल साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आहिस्ता है, बताइए क्या कह रहे थे आप? ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो तनाज़ा शुरू किया है नताइज को तस्लीम ना करने का, ये मामला कहां तक जा सकता है और ये रिजल्ट्स कब तक फाइनल हो सकते हैं? देखें, ये जो तनाज़ा है ये गैर मुतवक्को नहीं है। पहले उन्होंने कहा हुआ था, 2-3 दिन से ये आपने देखा ये खबरें आ रही थी और उनके 2-3 बयान भी आए थे कि वो पोस्टल जो वोट्स हैं उनको वो तस्लीम नहीं करेंगे। आपको पता है यहाँ जो अर्ली वोटिंग होती है 2 तरह की होती है, एक तो वो जो पोस्टल वोटिंग है और एक है कि जो इन पर्सन आप जाके वोट देते हैं। तो हुआ भी यही कि जिन इलाकों में ये वो स्विंग स्टेट्स में ये वो इलाके हैं जहाँ पहले रिपब्लिकन जीते थे या जहाँ रिपब्लिकन गवर्नर थे या जहाँ मजबूत थे, तो वहां उन्होंने ये किया कि जो पोस्टल वोट्स थे उनकी गिनती नहीं होनी थी। और अब भी वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि बस जो कुछ 10 बजे तक हो गया, रात तक गिनती हो गई सो हो गई और मजीद किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो लोगों को तवक्को थी, इसको गैर मुतवक्को नहीं कह सकते कि सदर ट्रंप जो है अगर उनको नजर आया कि वो इलेक्शन हार सकते हैं तो वो नताइज को तस्लीम करने के बजाय कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करेंगे, जो उन्होंने तनाज़ा खड़ा कर दिया। अच्छा, फिर ये बात भी कही जा रही थी कि अगर तो इंतखाबात के जो नताइज हैं वो इतने वाज़ा हुए जिसमें दोनों में से कोई एक पार्टी वाज़े तौर पर जीतती नजर आई या वाज़े तौर पर हारती नजर आई तो वो तो तस्लीम कर लेगी, और अगर बहुत ज्यादा करीब हुए नताइज तो ये फिर मुतनाज़ा बन जाएंगे। और वही ये भी एक फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें जहां भी वोटों की इवन टेक्सास जो कि पूरा हमेशा से बड़े अरसे से रिपब्लिकन स्टेट रही है, वहां भी अगर आप देखें तो वहां करके सदर ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन वोटों का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह मालूम हुआ करता था। इस तरह जहाँ ट्रंप हारे हैं वहां भी वोटों का फर्क ज्यादा नहीं है। तो पहली दफा यानी हुआ यह है कि कहा जाता है कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ हंगामे होते हैं, नताइज तस्लीम किए नहीं जाते, ये नहीं किए जाते, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ चीजें गैर वाज़ा होती है। अब पहली दफा अमेरिका में ऐसा हुआ है कि यहाँ चीजें गैर वाज़ा हैं, तो इसलिए यहाँ पे वही मसाइल खड़े हो रहे हैं। और फिर उन्होंने जो ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। आपको पता है अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ रूलिंग पार्टी बिल्कुल सही है अपनी पार्टी बहुत शुक्रिया करने वाले अपनी पार्टी लगाने की। बिल्कुल सही है, रिपब्लिकन है, ठीक है, कोर्ट जाते हैं तो उनका फैसला जो है वो यही मामला हम जरा जल साहब आपके साथ। जल साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ अमेरिका के अंदर ये आसानी से सुलझ जाएगा? जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी सुलझ तो जाता है लेकिन 5 साल पूरे फिर एक शोर रहता है, वहां पर आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से व्हाइट हाउस खाली कर देंगे? अभी 20 जनवरी तक तो वो है, लेकिन जिस तरह से वो डटे हुए कि मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वो बिल्कुल डट गए इस मामले पे कि मैंने शिकस्त नहीं माननी किसी सूरत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप वादे तौर पे जीत जाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज जो है वो बड़ा एक मुख्तलिफ उनका आप देख लीजिए कि एक फर्क है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं और मार्जिन भी थोड़ा कम हुआ तो फिर तो फसाद पक्का है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ देखिए कि मैं पहली दफा देख रहा हूं कि वहां पे आवाम में भी एक पोलराइजेशन, आपने देखा व्हाइट हाउस के बाद भी क्लैशेस वगैरह हुए, लोग नारे लगा रहे थे, ये पोलराइजेशन पहले नहीं थी। तो वो भी, और फिर ये जो उनके दौर में होता रहा एक व्हाइट सुप्रीमेसी का किस्सा जहां पे ब्लैक को मारा जाता रहा, वेपन्स वगैरह लोगों के पास आए हैं, तो वहां पे भी लगता है कि एक ऐसी डिवीजन मौजूद है अवाम में जहां एक दूसरे के साथ वो बड़ा सख्ती से अपना साथ निभाने के लिए खड़े हैं। तो पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारता है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जीत गया तो फिर मेरा ख्याल है दूसरी साइड जो है वो पोलाइटली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर तो है जो पहले भी होता रहा इस तरह। लेकिन ये चूंकि एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के आदमी हैं डोनाल्ड साहब, तो इस वजह से तवक्को यही है कि अगर ये हारे तो मुश्किलात पैदा हो। तो मुझे सूरत हाल ऐसे लग रही है कि पोलराइजेशन है वहां पे और उसके नताइज जो है अच्छे नहीं हो। ठीक,
हुमा बकाई साहबा, ये अमरीकी इंतखाबात को भी पाकिस्तानी इंतखाबात का असर हो गया कि वहाँ पर भी हम वही कुछ देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर होता रहा। कॉमनैलिटीज़ काफ़ी नज़र आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अर्ली विक्ट्री स्पीच कर दी, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाबात में कर दी थी, और इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात होती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ये क्या हो गया है कि हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कुछ सीखते हैं, असर लेते हैं, वो हमसे उल्टा सीखने लग गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने हमसे कोई इंस्पिरेशन ली है या हमारे पास ऐसी कोई इंस्पिरेशन है जो वो लें। देखिए, बहुत वाज़ेह सी बात है जिसकी तरफ आपने तवातुर के साथ इशारा किया, और वो इशारा ये है कि किसी को भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली है। बिल्कुल। और जब किसी को भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली है, नेल बाइटिंग रिजल्ट्स हैं, तो जाहिर है कि शोर है। बाइडन की तो प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत हाई थी, वो शुरू से पोल्स में भी लीड कर रहे थे, लिहाजा उनकी जो प्री विक्ट्री स्पीच है वो पहले आई, ट्रंप की प्री विक्ट्री स्पीच बाद में आई। और ट्रंप जो तवातुर के साथ बात कर रहे हैं, कोई वोट थोड़ी पड़ रहे हैं इलेक्शन डे के बाद, काउंटिंग हो रही है इलेक्शन डे के बाद, और वो इस काउंटिंग के या इन वोट्स के फैक्टर इन होने के बरखिलाफ हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बात कही थी। एल गोर और बुश में भी यही हुआ था, और एल गोर का वो फेमस स्टेटमेंट सबको याद है, दैट आई डोंट अग्री विद द वर्डिक्ट बट आई विल एक्सेप्ट इट। ट्रंप का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन देखिए बाइडन ने भी कहा है कि फिर हम जो है उसमें जाएंगे, लीगल बैटल की तरफ जाएंगे, और सेनेट में इस वक्त सीट्स बिल्कुल बराबर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शंस देखें। उसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि अमेरिकन सिस्टम में बड़ी रेजिलियंस है। ट्रंप जितना भी शोर कर लें, अगर इवेंचुअली एक क्लियरली बात सामने आ जाती है कि व्हाइट हाउस किसका है। मैंने सॉरी टू इंटरप्ट हुमा बकाई साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं जरा एक शॉर्ट सा यहाँ पे हम मौक़िफ़ ले लें इस पे। हिना रब्बानी खर साहिबा का साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा, थोड़ा सा हम लेके आते हैं डिस्कशन को कि पाकिस्तान के हवाले से कौन सा सदर बेहतर रहेगा। अब इंतखाबात के नताइज तो मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को कौन सा सदर सूट करता है? बिलखुसूस हम कश्मीर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप 3 मरतबा सालिसी की बात कर चुके हैं। अगर सेकंड टर्म उनका आता है, उनको पता उनका आखिरी टर्म है, वो कोई हिस्ट्री रकम करने की कोशिश कर सकते हैं। जबकि बात की जाए जो बाइडन की, वो अपनी इंतखाबी तकरीर के अंदर वो कह चुके हैं कैंपेन के दौरान कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं उन पर वो भारत को वॉक ओवर नहीं देंगे। कौन सा हमें बेहतर सूट करता है पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, ये तो एक बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि आसान सवाल होता है आंसर करने के लिए, बिकॉज आई थिंक हमने जो हिस्ट्री से सीखा है वो ये है कि वेदर इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट। ट्रंप एक आउटलायर जरूर रहे हैं और उन्होंने बातें जरूर आउटलायर वाली की हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रम्पेट बजाया गया है ट्रंप के सालसी के रोल को प्ले करने के लिए, और जो हमारी हुकूमत ने इसको बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तानियों को बेचने की कोशिश की, उसमें आप मुझे बताएं कि क्या कश्मीर में 1947 के बाद इस तरह का जो इस वक्त हुआ है वो कभी पहले हुआ है? जो कश्मीर में हुआ है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन पॉलिसी को चलाया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। सो इन ऑल आई थिंक अदर देन अफगानिस्तान, जो कि एक टाइम बाउंड और टाइम फैक्टर्ड सोल्यूशन था, जिससे अमेरिकन पॉलिसी आ रही थी और आ गई इवेंचुअली, बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप होते, प्रेसिडेंट बाइडन होते, प्रेसिडेंट ओबामा होते, अमेरिकन पॉलिसी इसी की तरफ चल रही थी। लेकिन सालसी का रोल तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बहुत महंगा पड़ा है, और उसका हमारी हुकूमत को बढ़ा चढ़ा के बताना हमें उससे भी ज्यादा महंगा पड़ा है, बिकॉज ट्रंप जो कश्मीर में हुआ है अंडर मोदी रेजिम, दैट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड, बट बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज टीम आर जनरली oblivious to human rights violations, इसलिए इंडिया के ऊपर जो दबाव आना चाहिए था अमेरिका से, वो आपने देखा कि वो नहीं आया। मेरे नजर में एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के नीचे वो शायद दबाव ज्यादा आएगा। ठीक, अशरफ जहांगीर काजी साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में कि कौन सा सदर हमें ज्यादा सूट करता है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन? माजी में अगर आप देखें तो पहले हम कश्मीर की बात जरा कर लेते हैं। कश्मीर पे 3 मरतबा ट्रंप का सालिसी की पेशकश करना, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अब उनका सेकंड टर्म है, आखिरी टर्म है, कोई दबाव नहीं होगा दोबारा मुंतखब होने का, इंडियन वोटर्स का फैक्टर नहीं होगा। क्या वो कश्मीर पे कोई फैसला करवा के हिस्ट्री रकम कर सकते हैं, इस तरह का कोई इंटरेस्ट लेंगे, या फिर बाइडन जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से बड़ी सख्त उनकी एक अप्रोच है वो हमें सूट करते हैं ज़्यादा?
अब जहां तक वो ट्रंप की सालिसी की बात है, तो आप देखें मिडिल ईस्ट के लिए उनकी सालिसी, यानी कि उनके सन इन लॉ की तरफ से जो सालिसी हुई है, मिडिल ईस्ट प्लान जो उन्होंने ड्रॉप किया मिडिल ईस्ट के लिए, उसको सामने रखते हुए आप ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ऐसा प्लान पेश करेंगे जो कश्मीरी हकूक पे मबनी होगा? अगर वो कुशनर जो है उनका सन इन लॉ, उसके मिडिल ईस्ट प्लान को आप देखें तो फलस्तीन को 0 मिल रहा है। बिल्कुल वो सॉवरेंटी जो है उसको खैर बात कहने की जरूरत पड़ेगी, फिर जाके उनको अपना कैपिटल भी नहीं मिलेगा। वो जेरूसलम के बाहर कुछ जगह हैं, वो उन्होंने कहा वो आप उसको खुद कह दें और कुछ भी कह दें, नाम रख लें, लेकिन खुद के अंदर आपका कैपिटल नहीं होगा। और मस्जिद अक्सा जो है वो भी उनके कैपिटल में शामिल नहीं होगा, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो पैसे उन्होंने कोई 50 बिलियन का कहा जो अरब देंगे, वो उनको ऐसे शराइत पूरे करने पड़ेंगे कि उनके तब नेशनल सॉवरेंटी का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी अंडर इजरायली कंट्रोल। तो वो तो बिल्कुल फ्रॉड किस्म की पेशकश थी। इसी तरह अगर हम अमेरिका की तरफ से, चाहे डेमोक्रेट हो और बतौर खास चाहे वो ट्रंप हो, उन्होंने तो हिंदुस्तान के हक में, स्टेटस को के हक में, लाइन ऑफ कंट्रोल के हक में उन्होंने वो करना, और वो भी शायद हिंदुस्तान उसके लिए राजी नहीं होगा। पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना होगा, अपने ऑप्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी दुनिया में, और आपके ऑप्शंस महदूद रहेंगे। और इनकी तरफ से अगर प्रेशर आता है हिंदुस्तान पे, आएगा एक हद तक, कुछ तो उनकी यानी कि क्रिटिसिज्म नुक्ताचीनी होगी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन हिंदुस्तान पे कभी भी वो ऐसा प्रेशर नहीं डालेंगे कि वो मजबूर होंगे नजरसानी करने पे कि अगस्त 5 2019 में जो उन्होंने फैसला किया वो वापस लें, वो कभी भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान को इस पे सोचना होगा, बजाय इसके कि हम वो कशको लिए फिरे कि अमेरिका बहादुर हमारा वो कश्मीर का हल वो। हुमा बकाई साहबा, आपकी पहले बात नामुकम्मल लगी थी, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। जरा आपकी क्या राय है इस पे, हमें कौन सा प्रेसिडेंट, कहीं और जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हुमा बकाई साहबा, आपकी नजर में कौन सा प्रेसिडेंट हमें सूट करता है, ट्रंप या फिर जो बाइडन? क्योंकि हिस्ट्री को देखें तो दोनों की एक ही जैसी है। इस हवाले से कश्मीर के मामले पे अगर जो बात की जा रही है कि जो पहले हमारे 2 पैनलिस्ट थे वो कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं कर रहे दोनों में। देखिए समर, अगर हम आज भी ये बहस कर रहे हैं 70 साल की यूएस की इंगेजमेंट के बाद कि हमें रिपब्लिकन्स सूट करते हैं या डेमोक्रेट सूट करते हैं, तो फिर हमारी सोच में कोई मसला है। मेरा ख्याल है कि अब तक हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा यूएस के साथ यूटिलिटी का रिश्ता है, टेक्टिकल अलायंस है, स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है। और पिछले 10-12 साल में तो ये बात और भी वाजे हो गई। आप सालिसी की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले इंटेलिजेंस शेयरिंग का बहुत अहम पैक्ट किया है इंडिया के साथ, जिसके हवाले से पाकिस्तान में भी स्केप्टिसिज्म है और चाइना में भी स्केप्टिसिज्म है। अफगानिस्तान, वो हमसे अफगानिस्तान की वजह से इंगेज हुए, वरना ट्रंप पब्लिक ह्यूमिलेशन करते थे पाकिस्तान की। ट्रंप की अफगानिस्तान की वजह से हमारे साथ इंगेज हुए। बाइडन और ट्रंप के मौक़िफ़ में अफगानिस्तान के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों के मौक़िफ़ में चाइना के हवाले से भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है साउथ एशिया का, वहाँ पर हम चाइना के साथ खड़े हैं, इसलिए हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ टेक्टिकल और यूटिलिटी पार्टनर की रहेगी। ज़रूरत होगी तो हमें इंगेज करेंगे। ओवरऑल ट्रंप के ज़माने में हमारी एड भी कम हुई है और हमारे माशी ताल्लुकात भी कमज़ोर हुए हैं। उनकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, और ओवरऑल जो हमारा थ्रस्ट है वो कमज़ोर हुआ है। सिफारती ताल्लुकात बेहतर है क्योंकि ट्रंप को इंगेज करना तो, और कुछ इमरान खान साहब की और ट्रंप की पर्सनल रैपो अच्छी है, इसके अलावा मैं कोई डेप्थ नहीं समझती पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में। ठीक, जलल साहब, ये इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल रैपो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आगे चल के, अगर ट्रंप इन ऑफिस आते हैं, वाइट हाउस में आते हैं,
या फिर जो उनके अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे वो कायम हैं, जो पॉलिसी उनकी भारत नवाज पॉलिसी वो जारी रहेगी आने वाले 4 साल के अंदर भी, और कुछ ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला? हाँ, अफगानिस्तान के अंदर हमने जो कोऑपरेशन किया है मुज़ाकरात को लेकर, उस हद तक हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। बाकी चीन का मामला भी है, हम उस CPEC के मामले पे उनकी भी एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है अमेरिका की कि चाइना को कंटेन करना है हर सूरत में। ज़ाहिर है उसका फॉल आउट जो है वो हमारे ऊपर गिरेगा आके CPEC की सूरत में। देखिए, जहां तक ताल्लुक है अमेरिकन पॉलिसी के इस खित्ते का, उन्होंने 2-2.5 साल पहले साउथ एशिया पॉलिसी अपनी जो इशू की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह बताया था कि साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही अभी एक पावर होगा, यानी वो दूसरे लफ्जों में साउथ एशिया में भारत को बिल्डअप करना चाहते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही कि आप चाइना को कंटेन करें, और इसमें चाइना को कंटेन करने के लिए जो क्वाड बनाई गई, आप उसमें देखें कि भारत के ही बॉर्डर चाइना के साथ कॉमन है और तो किसी के नहीं, लिहाजा भारत कभी भी चाइना के साथ खुली जंग की तरफ नहीं जाएगा, उसका नुकसान होने का खतरा है। और जो कुछ वो दे रहे हैं उसको भारत को जिस तरह खड़ा कर रहे हैं वो बिलाखिर पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और पाकिस्तान इस चीज का बहुत दफा कह बैठा है कि जनाब अमेरिकन को कि आप ये जो माहिदे कर रहे हैं इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस खित्ते में तब्दील हो रहा है, हमारी तरफ पाकिस्तान की तरफ एक एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, भारत की तरफ टिल्ट कर रहा है। ये चीज बदलने वाली नहीं है। फिर यह है कि हमें इससे भी कोई खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ट्रंप ने कहा कि जनाब मैं सालिसी कराने के लिए तैयार हूं। अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह काम नहीं करेगा। उसके सामने हमारे उसके शवाहिद मौजूद हैं। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया है तो ये फुट सोल्जर्स अपने वहां प्लेस नहीं कर सकते थे जब तक कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के एयरफील्ड्स और वगैरह सारा कुछ हम इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ना मुहैया करते। सही, लेकिन वो सब कुछ पाकिस्तान से लेके तो आपको तो पैसे की शक्ल में लॉलीपॉप वगैरह डॉलर दे के चुप कराते रहे। जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के पूरे किए। आपके कोई भी उन्होंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसको खातर में नहीं बुलाए। आज भारत की वजह से, लेकिन दोनों में से जनरल साहब, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में से हमें फिर कौन सा प्रेसिडेंट सूट करेगा? देखिए, हमें जरूरत होगी कि हम अमेरिका के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। मैं तो डॉक्टर साहब कह रही थी कि हमारी इससे बढ़ के कोई और हो नहीं सकती। आप उसकी स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में कहीं फिगर आउट करते नहीं है इसको, लिहाजा वो रिलेशनशिप जो पुरानी थी वो तो हो ही नहीं सकती। वो आप देख लीजिए 2005 में जब उन्होंने उनको न्यूक्लियर कॉपरेशन का माहिदा ऑफर किया था इंडिया को, तो उस वक्त से चीजें बड़ी वाज़ेह होनी शुरू हो गई थी कि आपको उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे। किसी भी चीज में उन्होंने आपको जो पाकिस्तान मांगता है इक्वालिटी वो नहीं दी उन्होंने। लिहाजा ये तवक्को करना, ये सोचना मेरा ख्याल अब ये मुनासिब नहीं है। हमें बस करना है कि आप नेगेटिव साइड पे जाएं। अनवर इकबाल साहब, जो बहस हम इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे हैं, जाहिर है जब हम अमरीकी इंतखाबात पे बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसे डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा अमरीकी सदर सूटेबल हो सकता है। रिपब्लिकन्स की भी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल की बात की जाए तो उसमें एक जो न्यू ईयर ट्वीट थी 2018 की, वो बड़ी हार्श थी पाकिस्तान के हवाले से। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एंटी पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आई हैं। अगर आप बात करें डेमोक्रेट्स की, तो उनकी तरफ से डू मोर का मंत्रा बहुत ज़्यादा रहा। उनकी तरफ से हमें एड भी दी गई, कैरी लोगर बिल मौजूदा $7.5 बिलियन का, और पेंटागन की तरफ से डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हमारे साथ थे। लेकिन डू मोर बहुत ज़्यादा वहाँ से आता था मुतालबा। फिर जो नाखुशगवार वाक़यात थे, सलाला का हो गया, उसामा बिन लादेन की रेड हो गई, या फिर रेमंड डेविस का वाक़या हो गया, ये तमाम वाक़यात ही डेमोक्रेट्स के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ रोनुमा हुए नाखुशगवार वाक़यात। तो इन दोनों चीज़ों को, सारे वाक़यात को सामने रखते हुए आगे के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट हमें सूट करेगा, कौन सी पार्टी का? देखें, कोई भी इशू जो हो उस पे नजर डालने के उसके कई पर्सपेक्टिव होते हैं। बिल्कुल। एक तो ये है जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या सूट करेगा और कौन सा सदर बेहतर होगा। उसका एक दूसरा एंगल उसका ये हो सकता है कि अमेरिका को क्या सूट करेगा। अगर आप इस हवाले से देखें हमारे खित्ते में अमेरिका को क्या सूट करेगा, तो उसमें अमेरिका इस वक्त कम अज कम अमेरिका में ये एहसास मौजूद है कि वो इस वक्त दुनिया का अकेला सुपर पावर है, लेकिन उसकी इस स्टेटस को बहुत शदीद चैलेंज का सामना है चाइना से। ये बात अमेरिका में इस वक्त जो
बहस होती है, तो अफगानिस्तान पे नहीं होती, मिडिल ईस्ट पे नहीं होती, हर थिंक टैंक में, हर जगह मीडिया में, हर जगह जो गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि हमारी जो सुपर पावर स्टेटस है उसको चाइना से खतरा है। तो उस हवाले से जाहिर है अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है, आप जो इनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी है पेंटागन की, वो अब भी पेंटागन के वेबसाइट में मौजूद है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारा जो पब्लिक एनिमी नंबर 1 जो है उस वक्त चाइना है, और चाइना से ही हम जो अब मुस्तकबिल में हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो चाइना से निपटने के लिए बनाई जाएंगी। उस सूरत हाल में जब आप वो खत्ते पर नजर डालते हैं तो उनको ऐसे हलीफ चाहिए जो चाइना के मुकाबले में खड़े हो सके। उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता है कि चीन और पाकिस्तान के किस तरह के करीबी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान कभी भी चीन के खिलाफ हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, और तो फिर जाहिर है उनके पास जो उनको अपने लिए सबसे बेहतरीन जो चॉइस नजर आती है वो इंडिया की नजर आती है। और गर्चे इंडिया रिलेक्टेंट है, इंडिया चाइना से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि अगर जंग ना भी हो तो भी माशी मैदान में और दूसरे मैदानों में अमेरिका चीन के मुकाबले में इंडिया डटा रहे और ये इंडिया को सपोर्ट करते रहे। उसमें अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, उसमें अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कभी भी नहीं था, जो भी मफादात हैं उनको अगर थोड़ा बहुत कुर्बान करना पड़ता है तो वो भी करने को तैयार होंगे। अलबत्ता अफगानिस्तान में अब भी उनको जरूरत है कि अफगानिस्तान से निकलना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन इस तरह निकलना नहीं चाहते कि फौरन उनके निकलने के बाद जो कुछ उन्होंने बनाया है सारा क्लैप्स कर दिया। और इस बात का एहसास है कि इसमें जो उसमें भी तो राय में फर्क है ना अनवर इकबाल साहब, अफगानिस्तान के हवाले से भी तो राय में फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फौरी तौर पर निकलना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को सूट नहीं करता, जबकि जो बाइडेन जो है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच लेने के हवाले से बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से पुल आउट की जब बात होती है। बिल्कुल जरा फर्क है, अफगानिस्तान से बाइडेन जो है वो फौरी तौर पे नहीं निकलेंगे, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद सदर ट्रंप भी फौरी तौर पे निकलने की बात नहीं करेंगे। ये एक इलेक्शन इशू के तौर पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की अफगानिस्तान और चाइना को, जो नहीं बन सका, और सारा फोकस कोविड-19 पे ही रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अब के अफगानिस्तान से अमेरिका आइंदा चंद हफ्तों या चंद महीनों में निकलने वाला है। अभी 7-8 साल अमेरिका बैठेगा, चाहे वो ट्रंप। वैसे आपने कोविड-19 की बात की अनवर इकबाल साहब, जरा अपने नाजरीन के लिए मैं जरा जानना चाह रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज, कोविड-19 ने तो बहुत ज्यादा फैक्टर इसमें प्ले नहीं किया इंतखाबात के अंदर। जो पहले पोल्स आ रहे थे इलेक्शन से पहले उसमें तो 9% बढ़तरी दिखाई जा रही थी जो बाइडेन की, लेकिन इलेक्शन तो बड़ा टफ, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, वो 9% से तो कम की नजर आ रही है बढ़तरी। अब तो वो जो कोविड-19 का मसला था कि ये रेफरेंडम होगा ट्रंप के खिलाफ, उसका तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इंतखाबात के ऊपर। कोई यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन लेने को तैयार नहीं था, इसलिए कि सबको ये लगता था कि ये बिल्कुल आसान विक्ट्री होगी सदर ट्रंप की। सदर ट्रंप अपने कोई भी उनके मुकाबले में आएगा उसको बहुत आसानी से हरा देंगे। तो इस हद तक जो क्लोज इलेक्शन हुआ है वो भी कोविड-19 की वजह से हुआ है, वरना सदर ट्रंप बहुत आसानी से जीत जाते। ठीक, हुमा बकाई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, आप ऐड कर ले, फिर मैंने इसके बाद ब्रेक पे जाना। फिर नहीं, बस मैं बहुत छोटी सी बात कह रही थी कि जो कोविड पे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, अगर आपने रिपब्लिकन सपोर्टर्स के इंटरव्यूज सुने हो तो वो कहते हैं कि जी ट्रंप ने तो हमसे सच बोला, ट्रंप ने हमें से तो कोविड के लिए और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो अमेरिकन वोट है ना वो बाइडेन का वोट नहीं है, वो ट्रंप का वोट है और वो ट्रंप के अगेंस्ट वोट है। ये डिसाइड होगा इन इलेक्शंस में कि लोग ट्रंप के साथ हैं या ट्रंप के खिलाफ हैं। जो बरखिलाफ वोट है वो बाइडेन को मिल रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक सिचुएशन है कि ये इलेक्शन जो था प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप था, यानी ट्रंप का अपने ही खिलाफ इलेक्शन था। यहाँ पे ट्रंप का जो बाइडेन के साथ मुकाबला नहीं था, जो बाइडेन को रिएक्शनरी वोट जो है वो ज़्यादा पड़ा है। और जो कोविड-19 की आपने बात की डॉक्टर साहबा, जो एग्जिट पोल से उसमें 34% जो है वो इकॉनमी के वाले से लोग कंसर्न थे, 18% में सिर्फ जो है वो तीसरी तरजीह थी लोगों की कोविड-19 के वाले से। उस पर इतना ज़्यादा लोगों की राय चेंज करने में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा उस पर। बहरहाल मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तो बात हो गई, कश्मीर की, और चीन के वाले से हम बात करेंगे कि प्रेशर एक पॉलिसी दोनों की एक ही है, जो बाइडेन की भी और डोनाल्ड ट्रंप की भी, कि चीन के वाले से अपनी पॉलिसी मजीद सख्त रखनी है, उन पे मजीद हमने प्रेशर रखना है। अब ज़ाहिर है चीन पे जब प्रेशर आता है, चीन के वाले से पॉलिसी सख्त होती है तो उसका अल्टीमेटली असर पाकिस्तान पर आना ही आना है। इस हवाले से हम क्या तैयारी कर रहे हैं और हमारे बारे में क्या हो सकता है अमेरिका के अंदर से, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। डिस्कशन हो रही है प्रोग्राम में अमरीकी सदारती इंतखाबात में बहुत ही कांटे का मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, लेकिन फिल वक्त अब जो मेल इन बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग शुरू हुई है, तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी जो बाइडन के हक में जाना शुरू हो गई है। चूँकि मेल इन वोट्स जो है वो ये एक राय है, ये एक एनालिसिस है कि वो डेमोक्रेट्स को ज़्यादा पड़े हैं। जो पोलिंग डे पे लोगों ने वोट कास्ट किया वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में ज़्यादा वोट पड़े, तो अब मेल इन वोट्स चूँकि काउंट हो रहे हैं तो वो बाजी पलट रहे हैं, ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है और जो बाइडन के यानी डेमोक्रेट्स के फेवर में जा रही है मेल इन वोट्स की काउंटिंग। जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कैसे जॉर्जिया के अंदर बाजी पलटी है, पहले ट्रंप जो है वो लीड कर रहे थे, जब मेल इन वोट्स की काउंटिंग शुरू हुई तो वहाँ पे अब जो बाइडन को बढ़तरी हासिल हो चुकी है। 21,000 वोट की बढ़तरी वहाँ पे थी पहले डोनाल्ड ट्रंप की। एक घंटा पहले, 1 घंटे के बाद जब हमने देखे रिजल्ट्स तो उसमें 18,000 वोट की बढ़तरी जो है वो हासिल हो गई जो बाइडन को। तो ये बड़ा फैक्टर है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। वो इलेक्शन के नताइज पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की वहाँ पे तादाद देखी जाए तो 6 जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन हैं, 3 जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। वहाँ पे क्या जजेस इसी पार्टी की बेसिस पे ही जाके कोई फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है या नहीं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर लोग बात करते हैं जनरल अमजद शुएब साहब से कि जो बात हो रही थी अफगानिस्तान से पुल आउट के बारे में। जनरल साहब, पाकिस्तान ने बड़ा कोऑपरेट किया सारे मामले में, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हम लेके आए, हमने फैसिलिटेट किया सारे प्रोसेस में। उस वाले से पाकिस्तान के वाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर रही अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं। अब जब पुल आउट की बात हो रही है, जाहिर है फौरी तौर पर अगर अमरीकी फौजों का इनखला होता है अफगानिस्तान से वो हमें सूट नहीं करता। पाकिस्तान बार बार बता भी रहा है, अमेरिका को समझा भी रहा है कि फौरी तौर पर अफवाज का इनखला बेहतर नहीं है चूँकि वहाँ पर कोई ना कोई हालात ख़राब हैं। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं मैंने फौरी तौर पे फौजें निकालनी है। जो बाइडन है वो कह रहे हैं कि एक रियलिस्टिक अप्रोच मैंने इख्तियार करनी है, फौरी तौर पे वो फौजें निकालने की शायद पॉलिसी इख्तियार ना करें। इस हवाले से आपको किसकी पॉलिसी बेहतर लग रही है? जो बाइडन का चांस बन रहा है थोड़ा ज़्यादा कि वो हमें सूट करेंगे इस बारे में? देखिए, जो बाइडन कह रहे हैं वो तो एक अपनी ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह की तादाद कुछ बढ़ाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं वहां पे, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि वहां पे जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके बेसिस वगैरह हैं वो तो मौजूद हैं और जो फायर पावर और इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इंटेक्ट है। आप देखिए कि वहां पे हेलीकॉप्टर फोर्सेस और उनके जो एयरफोर्स है वो मौजूद है वहां पे। लिहाजा आप देखेंगे कि ग्राउंड फोर्सेस तो ठीक है अफगानिस्तान की यूज हो सकती है, लेकिन उनको एयर पावर जो है वो सारी अमेरिका मुहैया करेगा। इसी तरह अमेरिका का इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां पे रहेगा। तो उस लिहाज से ग्राउंड ट्रूप्स अगर थोड़े बहुत ज्यादा हों या कम हों तो वो बुनियादी तौर पे वहां पे ट्रेनिंग ट्रूप्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्राउंड फाइटिंग में तो बहुत अरसे से हिस्सा नहीं ले रहे, तो इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो ये है कि जो पेंटागन में जब ये फैसला हुआ कि आप ये ट्रूप्स वापस लाने हैं तो पेंटागन इसके हक में नहीं थी। बिल्कुल, ये अनवर इकबाल साहब भी इसके बारे में अपनी राय देंगे। पेंटागन का ये ख्याल था कि उनको फिलहाल वहां पे रखना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी कि पेंटागन ये समझती थी कि वहां पे जो आज सिचुएशन जो मजबूरन उनके ऊपर आई, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने वादा इलेक्टोरल जो प्रॉमिस था उसकी वजह से, दूसरा ये है कि उनके फीलिंग थी कि पाकिस्तान ने तालिबान के बारे में पूरी तरह तावन नहीं किया। बहुत सारे वो हमें इल्जाम देते रहे कि हमने डबल गेम की और इल्जाम देते रहे की, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि मौक़िफ़ हमेशा से यही था कि जंग की बजाय यहाँ पे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, तो हम तो अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही चीज कही तो मौक़िफ़ दोनों का मिल गया, चुनाचे एक तावन शुरू हो गया। लेकिन अगर पेंटागन की तरफ देखें तो वो शायद इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखें और जो बाइडन हो सकता है कि उनकी लाइन टो करें। उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर फिर डू मोर का किस्सा दोबारा शुरू हो सकता है अगर पॉलिसी में ये तब्दीली आती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वरना तो बाकी जो मैं समझता हूं कि उनका फोकस अभी चाइना की तरफ चला गया है और वो उसी नुक्ता निगाह से वो कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। उसकी रीजन वाजे है कि इंडिया कहता है कि आप हमें चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं तो हम तो रीजनल पावर बनने से भी रहे क्योंकि पाकिस्तान हमारे पीछे है। लिहाजा वो चाहेंगे कि एक पावर डिफरेंशियल ऐसी बन जाए जहां इंडिया को एक बड़ी वाज़े बर्तरी हासिल हो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान फिर इंडिया को चैलेंज करना छोड़ दे। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे चल रही है, जो कि दोनों सदूर जो भी होंगे वो यही काम करेंगे यहाँ पे इंडिया की सपोर्ट के लिए। ठीक।
डॉक्टर साहिबा, चाइना के हवाले से तो अब इत्तेफाक राय नज़र आ रहा है कि शायद पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे। जो बाइडन आते हैं 4 साल के लिए वाइट हाउस में, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ही रहते हैं, चाइना के हवाले से पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी में फ़र्क हो सकता है। अब एक तरफ हम अफगानिस्तान के मामले पर बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इस मसले में हमने फैसिलिटेट किया तमाम मुज़ाकरात को, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अप्रोच है चाइना के हवाले से वो अमेरिका को सूट नहीं करती। तो इन दोनों चीज़ों में से एक तरफ हमारा कॉपरेशन है, एक तरफ हमारे पे उनकी थोड़ी नाराज़गी भी है सीपैक को लेकर, तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा डोमिनेट करती नजर आएगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर अगले 4 साल में? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसी तरह चलेंगे। जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होगी वो हमसे इंगेज करेंगे। चाइना पाकिस्तान की कन्वर्जेंस को वो बहुत ज़्यादा शकूक और शुबहे की निगाह से देखते हैं। चाइना का जो इस वक्त अग्रेसिव स्टांस आया है इंडिया के बरखिलाफ लद्दाख में, वहाँ पे भी वो अपना वेट इंडिया के पीछे डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है कि अब पाकिस्तान के पीछे सॉलिडली चाइना खड़ा है। आज गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई हमले की बात करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला नहीं है सिर्फ, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर भी हमला है। और ये चेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है इस रीजन का। अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं। देखिए, अफगानिस्तान में पिछले 12 दिन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, चाहे वो काबुल यूनिवर्सिटी में हमला हो या दीगर हमले हों, और बल्कि हमारे ऊपर भी हमले हुए, जिसको जनरल बाजवा अमन की बाढ़ कह रहे थे, उसके अक्रॉस पाकिस्तान पे भी फायरिंग हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी प्रेसिडेंट बने वो अफगानिस्तान से फोर्सेस को विड्रॉ कर देता है, क्योंकि वो तो कंप्लीट केओस होगा अगर ऐसा किया जाता है। और इन हमलों की जिम्मेदारी तालिबान ने नहीं ली है। इसका मतलब है कि स्पॉयलर्स वहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ऐसी फोर्सेस जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती वो प्रोएक्टिव हो रही हैं। अगर ऐसे में अमेरिका विड्रॉ करता है तो सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस। तो डॉक्टर साहब, जो बात अनवर इकबाल साहब कर रहे थे कि कोई भी विड्रॉ करेगा, जो बात अनवर इकबाल साहब कर रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एक इंतखाबी नारा था कि अफगानिस्तान से मैंने अफवाज निकालनी है। अब इलेक्शन तो हो चुके हैं, जाहिर है वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो रही है बतदरीज। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी अगर आते हैं तो शायद वो भी अफवाज ना निकाले। जो बात अनवर इकबाल साहब कर रहे थे, आप एग्री करती हैं उनसे, उनकी इस राय से? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। और आप ट्रंप के भी सारे स्टेटमेंट्स देख लें, उसका जो फाइन प्रिंट था वो यही था कि कंडीशन टू द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। ये बात फाइन प्रिंट्स में हमेशा आई है कि अगर ग्राउंड सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस हुई, ख़राब हुई, तो विड्रॉल ऑफ फोर्सेस नहीं हो सकती। और मैं आपसे एक और गुजारिश भी कर दूं, देखिए, अमेरिका ने कभी भी अफगानिस्तान को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना। वो उनकी पुलिस पोस्ट है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वॉच टावर है उनका। अफगानिस्तान चाइना के लिए वो वॉच टावर है, पाकिस्तान के लिए वो वॉच टावर है, ईरान के लिए वो वॉच टावर है, रशिया के लिए। वो अपना इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क अफगानिस्तान में कभी भी डिसमेंटल नहीं करेंगे। ये इलेक्शन का नारा था, अफवाज कम करेंगे, पैसे पोर इन करना कम करेंगे, लेकिन अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क हमेशा हमें वहाँ बाकी रखेंगे, उसे मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे। और हमें सूट पे यही करता है कि फिल वक्त वहाँ से अमेरिका अपनी अफवाज ना निकाले। आप क्या इस पे राय देंगे? तो हमें उनकी अफवाज की भी वहाँ ज़रूरत है। अनवर इकबाल साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का कोऑपरेशन अफगानिस्तान के मामले पर, जिसकी अमेरिका ने तारीफ की है बारहा। एक तरफ है सीपैक का मामला, जिस पे अमेरिका हमसे खुश नहीं है। यानी एक मामले पे खुश है, एक पे खुश नहीं है। दोनों चीज़ों में से वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या राय ज़्यादा मकबूल है कि वो पाकिस्तान के किस रोल को ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है, ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, हमारे अफगानिस्तान में ताउन को, या हमारा चाइना के साथ जो हमारे बढ़ते ताल्लुकात हैं सीपैक को लेकर, वो ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट करता है जब वहाँ पे थॉट प्रोसेस होता है? देखिए, हमारे यहाँ ना खासतौर पे मीडिया में जो अप्रोच है और कौमी मिजाज ही बन गया है कि हम जो कौमों के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनको हम देखते हैं एक जज्बाती अंदाज से, जैसे एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है कि अब तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हारे सारे मसाइल मेरे मसाइल, और तुम्हारी सारी खूबियां और सारी खराबियां मेरी खूबियां और मेरी खराबियां। ऐसा नहीं होता है। कौमों के दरमियान जो रिलेशन होते हैं उसमें इशू ओरिएंटेड होते हैं। जिस इशू में आप के और उनके मफादात मिलते हैं उसमें आप साथ चलते हैं, जहाँ मफादात नहीं मिलते आप खिलाफ चलते हैं। अफगानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए अमेरिका ने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, उन्होंने इंडिया को बड़ा इंकरेज किया, लेकिन इंडिया को पता था कि अगर उन्होंने अपने ट्रुप्स वहां भेजे तो वो उनके ट्रुप्स फंस जाएंगे बुरी तरह। इंडिया कभी भी राजी नहीं हुआ।
तो वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है, अफगानिस्तान की हद तक पाकिस्तान से एंगेज रहेंगे। चीन के हवाले से इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफात रहेंगे। सीपेक के हवाले से इख्तलाफात हैं, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के इख्तलाफात है, बल्कि उनकी जो पॉलिसी है बेल्ट एंड क्या वो रोड पॉलिसी जो कहलाती है उसके वो खिलाफ है अमरीकी, और उसकी मुखातमत करते हैं कि हमारे कहने पे उनके रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। अब चीजों को मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि कम से कम मीडिया की हैसियत से हम इश्यूज को अलग अलग करके समझने की कोशिश करें। हमारी जो बचकाना जिद होती है कि अब हमारा भाई है तो हमारा भाइयों की तरह सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता। अब ईरान अफगानिस्तान में जो जनरल साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पेंटागन वहां से इनखला के खिलाफ है, फौरी तौर पर इनखला के वो प्रेजेंस चाहता है और बतदरीज इनखला चाहता है। और अमेरिका में देखा यह जाता है कि जिस महकमे की जो फील्ड हो वहां अल्टीमेटली उसकी बात प्रिवेल करती है, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, यहाँ पेंटागन की बात प्रिवेल करेगी। इस तरह के फॉरेन अफेयर्स में स्टेट डिपार्टमेंट की करती है और होमलैंड सिक्योरिटी की करती है इंटरनल अफेयर्स में। हाँ, कभी कभी व्हाइट हाउस ऐसा करता है, ओवर रूल करके कोई फैसला करता है, और इस बात के लिए सर ट्रम्प मशहूर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो ऐलान कर भी देते हैं तो उसके बावजूद फिर जो कंसर्न महकमा होता है उनको 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में परसुएट करके वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे इनखला होने लगा है, ना मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे अमेरिका की प्रेजेंस में इजाफा होगा अफगानिस्तान में। अमेरिका की जो पॉलिसी आपको इस वक्त नजर आ रही है वो बाइडेन हो या ट्रम्प हो वही कंटिन्यू करेगी। अच्छा जनरल अमजद शुएब साहब, जब हम पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पैराए में हम बात करते हैं, पाकिस्तान के एंगल से हम डिस्कस कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात को, तो अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर हम देखें, जिस तरफ हमारी पॉलिटिक्स जा रही है, इस पर भी जिस तरह से बात हो रही है कि इमरान खान साहब के बड़े अच्छे फ्रेंडली टर्म्स बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हमें अगर इस वक्त देखा जाए कौन सा ज़्यादा सूट करेगा अगर हम यहाँ के डोमेस्टिक अपने पॉलिटिकल मामला को अगर हम देखें तो? मेरा ख्याल है डोमेस्टिक जो हमारी इस वक्त है कश्मकश, उसका को शायद इतना फर्क ना पड़े। उसकी वजह यह है कि हमारे तमाम हुक्मरान जो भी पहले भी रहे हैं, इनकी कोशिश यही अपीसमेंट की रही है कि वो अमेरिका को किसी न किसी तरह खुश रखें। तो उस लिहाज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका में बैठे हुए उन प्रेसिडेंट्स का कि वो इसको किस तरह देखते हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका ने जो कुछ अभी तक किया है पिछले 16-17 साल में, वो टोटली अपने नेशनल इंटरेस्ट की रोशनी में किया है। और नेशनल इंटरेस्ट में अभी पाकिस्तान का रोल उस तरह फिगर आउट नहीं होता कि वो यहाँ पे बहुत किसी को तवज्जो दे या बहुत सारा कुछ यहाँ से वो लेना चाहें, हमसे कोई सपोर्ट वगैरह, वो चीज़ है नहीं। आप CPEC बना रहे हैं, वो चाइना को कंटेन कर रहे हैं। CPEC पे हमारी सारी गवर्नमेंट्स, कोई भी हो इनमें से किसी भी पार्टी की, वो CPEC के ऊपर बड़ा प्राइड लेते हैं और चाइना के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। और CPEC वाहिद वो चीज़ है जो चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी जो अमेरिका ने अडॉप्ट की है उसको डैमेज कर रही है। लिहाजा आप सोचिए कि जो मेजर एक इशू दरमियान में आ रहा है, उसमें आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका को ऑब्लाइज कर सकती है, वो नहीं कर सकेगी। लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि ट्रीटमेंट इनके साथ कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। और आप भी, हाँ, और चाहिए भी यही कि हमें भी, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखते हुए जो हमें सूट करता है हम उसके मुताबिक करें। और नेचुरली हमें इस वक्त सूट यही करता है कि हम चाइना के साथ सॉलिडली खड़े रहें और CPEC के प्रोजेक्ट को पूरी तरह तवज्जो से आगे लेके जाएं। उसमें डेफिनेटली अमेरिका के साथ हमारी फ्रिक्शन रहेगी। जी डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे आपके चाहिए कि अब पाकिस्तान की दाखिली सियासत को अगर हम देखते हैं तो क्या इस पर भी कोई असरात पड़ सकते हैं, चूँकि यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज की कहीं ना कहीं नजरियाती या किसी लिहाज से कोई ना कोई अलाइनमेंट वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। कोई आपको लग रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी असरात पड़ सकते हैं ट्रंप के आने से या जो बाइडेन के आने से? मैं इस बात को इस तरह, जी हाँ समर, मैं इस बात को इस तरह कंक्लूड करूंगी। आपने इंट्रोडक्शन में क्या था कि जमहूरियत को क्या हो रहा है या जमहूरियती रवैयों को क्या हो रहा है इंटरनेशनली, तो इस वक्त जो लोग हार्डकोर जमहूरियत पे मकाले लिखते हैं वो कह रहे हैं कि 4th वेव ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें एक्चुअली जमहूरी रवैये जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान सिविल सुपरमेसी का नारा लगा के कोई कन्वर्जेंस वेस्ट में ढूंढ रहे हैं तो टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी जो जमहूरी रवैये हैं वो नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट से इस वक्त नीचे हैं। नेशनलिज्म ज़्यादा ऊपर है, नैरो इंटरेस्ट ज़्यादा ऊपर हैं
और जमहूरी रवैये जो हैं वो कम अहम हैं। ये हमें अमेरिका में होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत मकाले लिखे जा रहे हैं इस बारे में। ट्रंप की जो 4 साल की प्रेसिडेंसी है उसमें हर जमहूरी रवैया जो है उसको उस पे ज़र्ब लगी है। आप अभी कोर्ट्स की बात कर रहे थे, रात के अंधेरे में जजेस को ओथ लेके मेंबर बनाया गया है जुडिशरी का यूएस में, जो कभी नहीं हुआ। माजी में बड़ी मुखालफत की थी रिपब्लिकन्स ने खुद, बहुत सारी बातें हैं। जी, मैं आपसे यही गुजारिश करूं तो जमहूरी रवैये तो कमजोर हो रहे हैं, ये ग्लोबल वेव है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो भी अमेरिका में मुंतखब होता है, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप, अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या होती है, पाकिस्तान को उस पर बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, उससे एक्नॉलेज किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चाइना के हवाले से, जो हमारे चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सीपैक को लेकर, उस हवाले से पाकिस्तान के लिए काफ़ी दबाव आ सकता है अमेरिका से, चाहे जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। और इसके जो है देखना होगा कि हमने किस तरह से डील करना है तमाम मामलात में, चूँकि जो डिप्लोमेसी होती है उसमें होता है दिस एंड दैट, ये भी और वो भी, किसी एक से ताल्लुकात बना के दूसरे से अपने ताल्लुकात बिगाड़ देंगे तो हमने सबको साथ लेकर चलना है, यही हमें सूट करता है। फिर वक्त प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।